हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कर रहे थे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और बोरेक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। बोरेक्स का प्रिपरेशन जो है हम लोग कर चुके हैं, दो मेथड, इसमें टिनकल और कोलेमेनाइट से कैसे बोरेक्स का फॉर्मेशन किया जा रहा था, और तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म जो बोरेक्स का देखे थे उसको तो बोलना ही नहीं है। प्रिज्मेटिक बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है 10 उसका था क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। उसके बाद क्या देखे थे, ज्वेलर बोरेक्स, जिसको कि हम लोग ऑक्टाहाइड्रल बोरेक्स बोल रहे थे, Na2B4O7 5H2O, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर का है क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। और एक था एनहाइड्रस बोरेक्स Na2B4O7। तो जो बन रहे थे बोरेक्स खास करके कोलेमेनाइट से, वह एनहाइड्रस वाला ही बन रहा था। वापस उसमें वाटर मिला करके क्रिस्टलाइजेशन कर दोगे तो बन जाएगा फिर नेचुरल। एक और है बोरिक एसिड से भी जो है हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं बोरेक्स का, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा करके, फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से भी बनाया जा सकता है। कैसे? तो कुछ नहीं करना है, बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जो बोरिक एसिड है H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। सोडियम कार्बोनेट हम लोग जानते हैं बेसिक नेचर का है, तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। Na2B4O7 + 6H2O + CO2, दिस इज बोरेक्स। मेनली तो यह बोरेक्स ग्लास हुआ, लेकिन बोरेक्स का टाइप है। तो देखो एग्जाम में जो है ना, ऐसे करके तो शायद ही क्वेश्चन पूछे कि बोरेक्स कैसे बनता है, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को बतलाओ, बहुत रेयर है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट पूछेगा, या इक्वेशन दिया हुआ रहेगा बोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का, बोलेगा कंप्लीट करो। तो थोड़ा सा याद रखना इसको कि अब बोरिक एसिड एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है बेसिक नेचर का? तो देखो सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड के कम्बिनेशन से। अब यह जो कार्बोनिक एसिड है या वीक एसिड है, और सोडियम कार्बोनेट जो है वह स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन करवाओगे तो जा करके बनेगा Na2CO3 + H2O 2H2O। तो अब जो यहाँ यह सॉल्ट बना, यह सॉल्ट कैसे बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कम्बिनेशन से। और जब भी ऐसा हो तो जो स्ट्रॉन्ग वाला चीज़ होता है वो डोमिनेट करता है। तो चूँकि स्ट्रॉन्ग यहाँ बेस वाला है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाना है, बेसिक हो जाना है। तो बेसिक नेचर का है। और उधर बोरिक एसिड तो ऑलरेडी एसिडिक है, नाम में ही लगा हुआ है एसिड। तो इस तरह से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दरमियान बोरेक्स का फॉर्मेशन, H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये तीन मेथड्स प्रिपरेशन का, टिनकल से, कोलेमेनाइट से और बोरिक एसिड से, तीनों से जो है हम लोग फॉर्मेशन किए बोरेक्स का। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। तो बोल रहा है कि जो बोरेक्स है वह एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक रेगुलर अरेंजमेंट है इसके यूनिट का, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत कम घुलता है ठंडा पानी में, स्पारिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठंडा पानी में बहुत कम घुलता है, लेकिन तेज़ी से घुलता है गर्म पानी में। बट डिजॉल्व्स रेडियली इन हॉट वाटर। क्या बोले, बोरेक्स खुद एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो ठंडे पानी में कम घुलता है, लेकिन गर्म पानी में बड़ा तेज़ी से डिजॉल्व करता है, घुलता है।
वो सारे सब्सटेंस वैसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं डिजॉल्व कर पाते हैं लेकिन हाईयर टेम्परेचर पे डिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कारण है कि उस सब्सटेंस का डिजोल्यूशन प्रोसेस, यदि किसी सब्सटेंस का डिजोल्यूशन प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कम घुलेगा, लेकिन यदि डिजोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक है कि डिजॉल्व करने के दरमियान वह हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वैसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो बोरेक्स का जो डिजोल्यूशन है वह इंडोथर्मिक नेचर का है कि बोरेक्स डिजॉल्व होते समय हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा हीट दोगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसमें। नेक्स्ट है बेसिक नेचर, या एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। उसके लिए एविडेंस है कि जब हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट मतलब कि बोरेक्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ ही साथ बाहर होता है यहाँ से बोरिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब या NaOH और बोरिक एसिड अगेन आपस में कंबाइन करके ये चीज़ बनाने वाले हैं। अब चूँकि जब हमने इस बोरेक्स का हाइड्रोलाइसिस करा तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो दो प्रोडक्ट्स मिले उसमें से एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला और दूसरा जो है वीक एसिड मिला। स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक एसिड मिला। और अभी बताए कि जब भी ऐसे कोई सॉल्ट बने एसिड बेस के कम्बिनेशन से, तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो या बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्ट का वही नेचर होता है। तो यहाँ तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली सॉल्ट बेसिक नेचर का होगा। यदि यहाँ कोई एसिड स्ट्रॉन्ग रहता या वीक रहता तो एसिडिक नेचर का सॉल्ट होता। दोनों स्ट्रॉन्ग रहते तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट बनता, एसिडिक बेसिक कुछ नहीं बनता, ऐसे करके होता है। तो यह रिएक्शन कन्फर्म कर रहा है बोरेक्स के बेसिक नेचर को। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट बोरेक्स इज बेसिक इन नेचर। तो सिंपल सा लाइन लिखना होगा कि द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरेक्स यील्ड्स a strong base NaOH with the weak acid H3BO3. That's why we can say that borax is basic in nature. अब बेसिक है इसका मतलब एसिड से रिएक्शन करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो उसके साथ रिएक्शन करता है बोरेक्स। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। Na2B4O7 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट है, वाटर भी रहेगा मिला हुआ, तो सोडियम क्लोराइड प्लस बोरिक एसिड। ऐसा याद रखोगे, इक्वेशन ही सारे इंपॉर्टेंट्स हैं कि बोरेक्स का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेनली एक प्रकार से हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, इतना सा बात समझोगे। और मेनली एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है तो प्रोडक्ट में वही जो यहाँ बन रहा था, बोरिक एसिड तो बनेगा ही, साथ में सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि पहले तो रिएक्शन ऐसे होगा कि बोरेक्स वाटर से कंबाइन करेगा तो NaOH और H3BO3 तो वैसे ही रह जाएगा। अब जो यह NaOH बनता है ये NaOH जाकर के कंबाइन करेगा इस HCl से। अब NaOH हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो यह स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मिलेंगे तो एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि अभी बतलाए थे। नेक्स्ट, बोर्ड है बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब बोरेक्स तो अभी हम लोग पढ़े कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है उसके बारे में। कि
aqueous solution of borax acts as a buffer because it contains weak acid and its salt with a strong base. इक्वेशन की मदद से समझते हैं। Na2B4O7 बोरेक्स ग्लास हाइड्रोलाइसिस करा हमने, तो अभी हम लोग देखे थे कि इसमें तो सबसे पहले बन रहा था 2NaOH प्लस 4H3BO3। ठीक, अब जरा ध्यान से समझोगे, जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि यह जो बोरिक एसिड है ऐसा, इस बोरिक एसिड में बोरोन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऐसा खाली ऑर्बिटल है, पढ़े थे। तो अब यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो तो एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा मतलब आयोनाइज्ड होगा, Na प्लस और OH माइनस। तो फिर यह जो OH माइनस है ये कहीं ना कहीं अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता है, और देगा तो ये दोनों कंबाइन करके बन जाएगा फिर BOH का होल 4 पर माइनस। क्या पहले हम लोग देख चुके हैं। तो करेंगे क्या कि अब ये दोनों ऐसा ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये आपस में कंबाइन करके बन जाएंगे 2NaBOH का होल 4 प्लस 2H3BO3। ऐसा, अरे तो है दोनों वही चीज़, समझोगे ध्यान से कि यह था बेस, यह था एसिड, बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड में वीक एसिड, यही दोनों आपस में ऐसे कंबाइन किए तो ये वाला चीज़ बना ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं, यह एक सॉल्ट हुआ वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग बेस का, और साथ में यह अगेन वीक एसिड है। अब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े हो तो उस इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई वीक एसिड हो और उसी वीक एसिड का सॉल्ट हो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो मिक्सचर होता है वह पूरा मिक्सचर काम करता है बफर का। सो व्हाट इज बफर मिक्सचर, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, जानते हैं हम लोग कि कोई वैसा सॉल्यूशन जिसमें यदि थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिला दिया जाए तो उसके pH वैल्यू में अंतर ना आवे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बफर। जैसे जानते हैं हम लोग कि किसी भी सॉल्यूशन में आप एसिड मिलाओगे तो उसका pH वैल्यू घटेगा, बेस मिलाओगे तो pH वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि एसिड और बेस मिलाने के बाद pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा, pH चेंज नहीं करेगा। तो यदि ऐसा है कि थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाने से सॉल्यूशन का pH वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, उसका pH वैल्यू फिक्स है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो ब्लड है उस ब्लड का pH वैल्यू 7.4 के आसपास होता है। इतना अलग अलग टाइप का खाना हम लोग खाते हैं, कभी बहुत खट्टा चीज़ खा लिए जिसमें एसिड ज़्यादा है, कभी वैसा चीज़ खा लिए जिसमें बेस ज़्यादा है। अब यह एसिड और बेस इतना जो हम लोग ले रहे हैं उसके बावजूद भी हम लोग का ब्लड का pH कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता है। नहीं तो चेंज करता तो फिर गड़बड़ हो जाता, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता। बहुत ज़्यादा खट्टा खाते वो भी नहीं पचता, बहुत ज़्यादा कड़वा चीज़ खाते जिसमें बेस है वो भी नहीं पचता, और ये दोनों केस में जो है परेशानियाँ आती। लेकिन नहीं है, हम लोग का पेट संभाल लेता है सब कुछ, तो पेट नहीं संभालता है। एक्चुअली वह ब्लड जो हम लोग का है वह एक बफर सॉल्यूशन है। जिस बफर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत एसिड बेस चला भी जाए, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, अब बहुत ज़्यादा 2-4 लोटा जो है पी लोगे गुपचुप पानी तो फिर दिक्कत होगा वहाँ। तो थोड़ा बहुत एसिड या बेस जाने के बाद उसके pH में कोई चेंजिंग नहीं आता है,
क्यों नहीं आता है? तो यह एबिलिटी होता है सॉल्यूशन का पीएच को मेंटेन करने का, जो बफर एक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये बफर एक्शन तो आप डिटेल में उसी चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ उसको बतलाना शॉर्ट में पॉसिबल नहीं है। तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एकदम से ही रखोगे कि आता है एग्जाम में कि जो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन है वह बफर का काम क्यों करता है। बस यहाँ से बिकॉज इट कंटेन्स वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बस इतना सा बात लिख देना है। अब इसके चलते क्या होता है वो तो इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, हमेशा याद रखोगे कोई वीक एसिड और उसका सॉल्ट हुआ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, उल्टा भी हो सकता है, वीक बेस एंड इट सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे NH4OH हम लोग जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और इसका सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl। तो यह दोनों जो है यह भी बफर सॉल्यूशन का काम करेगा, दोनों का मिक्सचर। लेकिन हाँ कुछ अमाउंट होता है, वैरिंग अमाउंट हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट लेकर के चलते हैं तब, तो यह भी काम करेगा बफर सॉल्यूशन का। तो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बफर नेचर का है, रीजन हमने समझ लिया क्यों ऐसा है। नेक्स्ट है हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट। तो बोरेक्स को सबसे पहले यदि हीट करें और वाटर मॉलिक्यूल है जुड़ा हुआ क्रिस्टलाइजेशन का, तब तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से हटेगा, मतलब कि एनहाइड्रस फॉर्म मिलेगा उसको, जिसको बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। अब बोरेक्स ग्लास फिर जब हीट होगा तब उसमें अब वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं बचा है बाहर निकलने के लिए, तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे उस चीज़ को ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। एक्शन ऑफ हीट। तो सबसे पहले जो प्रिज्मेटिक बोरेक्स है, प्रिज्मेटिक बोरेक्स पाउडर फॉर्म इसका लिया जाता है और इसको हीट करते हैं एक फ्लेम में। हीट करने के बाद क्या बताया कि वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन का वो हटेगा, Na2B4O7, ये 10H2O के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, वो तो मैंने वेपर बन के चला जाएगा, उसको लिखने का जरूरत। अगेन इसको जब आप हीट करोगे तो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड। बीड मतलब मोती, मोती समझ रहे हो, जैसा दिखता है छोटा छोटा चमकीला टाइप का, वैसे है, इसलिए इसको बोरेक्स बीड हम लोग बोलते हैं। तो क्या देखिए कि जो प्रिज्मेटिक बोरेक्स है पाउडर्ड फॉर्म में उसको लेना है, स्ट्रांगली हीट करोगे तो सबसे पहले जो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं क्रिस्टलाइजेशन वाले, वे वाटर के मॉलिक्यूल वहाँ से हटेंगे। हटने के बाद तो सबसे पहले एनहाइड्रस बोरेक्स मतलब बोरेक्स ग्लास बनेगा। अगेन उसको जब हीट करोगे तब जा कर के सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर बनेगा, जो बोरेक्स बीड के नाम से जाना जाता है। अब जो यह बोरेक्स बीड है, बीड मतलब बताया ना मोती के जैसा दिखेगा, मोती छोटा छोटा होता है, देखने में सुंदर लगता है, तो ऐसा मोती के जैसा दिखता है। मैंने पानी का एक बूंद, ऐसे समझ लो, पानी का एक बूंद पर जब लाइट पड़ता है तो कैसे हल्का सा उसमें चमक आता है, देखने में मोती के जैसा लगेगा। जो मोती माला वगैरह हम लोग पहनते हैं, मूंगा मोती वगैरह जो लगा हुआ रहता है उसमें, वही समझो। और उसी पर आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, बोरेक्स बीड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरेक्स बीड टेस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिकल का चीज़ है, लेकिन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे हम लोग।
बोल रहा है कि जो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है वह बोरिक एनहाइड्राइड कंबाइन करता है सर्टेन मेटल्स के साथ, जैसे निकेल के साथ कंबाइन कर सकता है, कोबाल्ट डबल प्लस के साथ, Cr ट्रिपल प्लस के साथ, Cu डबल प्लस के साथ, और कंबाइन करके इनके साथ एक कलर्ड मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो बोरेक्स था उसको जब हम लोग स्ट्रांगली हीट किए तो वह प्रिज्मेटिक बोरेक्स से एनहाइड्रस बोरेक्स में आया। अगेन उस एनहाइड्रस बोरेक्स को जो है जब हमने हीट किया तो बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट मिल रहा था। तो वहाँ का जो बोरिक एनहाइड्राइड बना, यह बोरिक एनहाइड्राइड कुछ सर्टेन मेटल्स के साथ कंबाइन करके मेटाबोरेट बनाता है, और उस मेटाबोरेट का स्पेसिफिक कलर होता है। अलग अलग मेटल का जो मेटाबोरेट है उसके अलग अलग कलर होते हैं, और उस कलर के आधार पे हम लोग पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है या कौन सा मेटल आयन का सॉल्ट आप लिए हो प्रैक्टिकल के लिए। समझ गए? मेन इसका मकसद क्या है बोरेक्स बीट टेस्ट में सो कि बोरिक एनहाइड्राइड जो बनता है बोरेक्स का हीट करने के बाद, वह बोरिक एनहाइड्राइड कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के साथ कंबाइन करके मेटाबोरेट बनाएगा, जिसमें एक अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग कलर बनता है, तो उस कलर के आधार पे हम लोग पहचान पाते हैं कि दिए हुए सॉल्ट में किस प्रकार का या कौन सा मेटल आयन था। कैसे होता है इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे तो क्या प्रोसीजर है इसके लिए, तो है कि ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोरेक्स इज टेकन ऑन ए स्मॉल लूप ऑफ प्लैटिनम वायर। On heating in a flame, a transparent bead is formed. The hot transparent bead is touched with the salt when few particles stick to it. समझना क्या होता है सो, जैसे मान लो कि यह स्टोव है जिससे फ्लेम निकल रहा है, ठीक, फ्लेम आग निकल रहा है। एक प्लैटिनम वायर होता है, हाँ, और इसमें ऐसा बना दिया जाता है, ये मान ले कि पीटी वायर है जिसमें लूप बना हुआ है, इसको हम लोग लूप बोलते हैं। तो करते क्या है कि इस लूप में बोरेक्स का थोड़ा सा अमाउंट को हम लोग अटका देते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है दिस इज बोरेक्स, समझ रहे हो प्रोसेस को। फ्लेम निकल रहा है इससे, स्टोव वगैरह जो भी वहाँ होगा लैब में। एक प्लैटिनम का वायर है, प्लैटिनम के वायर को सामने में क्या किया जाता है, मोड़ करके उसका लूप बना दिया जाता है, वायर को ही थोड़ा सा मोड़ करके, तो वायर ऐसे नंगा नहीं रहता है, इसमें जो है कवर किया हुआ रहता है ऐसे। तो यहाँ पकड़ोगे, प्लैटिनम वायर है, यहाँ लूप बना हुआ है, और क्या करते कि जो लूप बनाए हो गोल करके वायर को मोड़ के उसमें बोरेक्स का छोटा सा टुकड़ा को अटका देना है। इतना बड़ा टुकड़ा लोगे ताकि वहाँ आसानी से अटक जाए, और अटकाने के बाद क्या करेंगे, इसको फ्लेम में ले जा करके हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो पूरा प्रोसेस अभी हम लोग देखें कि हीट करेंगे तो पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो हटेगा, वो हटने के बाद फिर क्या होगा कि एनहाइड्रस बोरेक्स बनेगा। कंटिन्यू हीटिंग रखोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। तो ऐसा करने के बाद जो है यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ट्रांसपेरेंट बीड में, वही मोती पानी का ड्रॉपलेट समझ लो बस। ट्रांसपेरेंट बीड नहीं समझ में आ रहा है तो पानी का एक बूंद समझ लो कैसा होता है, वैसे ही दिखेगा जब इसको हीट करोगे। तो शुरू में बोरेक्स सॉल्ट रहेगा ना, वाइट वाइट टाइप का दिखे, कलरलेस है तो मतलब वाइट रहेगा, लेकिन जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद एकदम पानी का बूंद के जैसा बड़ा सुंदर मोती के जैसा जो है दिखाई देने लगता है। उसके बाद अब क्या करो कि यह जो ट्रांसपेरेंट बीड बना प्लैटिनम वायर में वो तो पूरा गर्म रहेगा, उसको यहाँ से अलग करो, और जिस मेटल कैटायन के बारे में तुमको पता करना है उसका सॉल्ट दिया हुआ रहेगा, जा करके उसको ज़रा सा उस सॉल्ट में टच करवाओ, छुआ दो, तो सॉल्ट का कुछ कुछ पार्टिकल उसमें चिपक जाएगा, क्योंकि गर्म है ना तो उसमें चिपक जाएगा आसानी से। और जब वो चिपक जाएगा तो चिपकने के बाद फिर से उसको हीट करना है, फिर से उसको क्या करना है, हीट करना है। तो अगेन अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर से यही फ्लेम है, ठीक,
इस बार जो यहाँ हमने प्लैटिनम वायर लिया, इस प्लैटिनम वायर में अब यहाँ जो है वह क्या है, तो अब यहाँ है बोरेक्स प्लस सॉल्ट। तो बोरेक्स का बीड था तो बोरेक्स बीड प्लस सॉल्ट। देखो जब इस स्टोव को जलाओगे तो इसके बर्नर से दो टाइप का फ्लेम निकलता है। एक कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो बाहर बाहर होगा किनारे किनारे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये जो बीच में होगा वह कहलाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक, तो अब ये जो प्लैटिनम वायर था जिसमें बोरेक्स का बीड है और जिसमें सॉल्ट थोड़ा चिपका हुआ है, उसको अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे। किस में हीट करना है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, मतलब पूरा उसको अंदर लेकर के नहीं जाना है फ्लेम में, बाहर बाहर उसके आउटर पोर्शन में ही जो है उसको हीट करना है और उसके बाद फिर अंदर लेकर के जाना है। मतलब शुरू यहाँ ऊपर हीट किए, उसके बाद फिर इसको अंदर लेकर के जाएंगे। पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे, बाद में किस में हीट करेंगे? रिड्यूसिंग फ्लेम में। और उसके बाद फिर जो वहाँ से कलर दिखेगा, कभी ग्रीन कलर आएगा, कभी ब्राउन कलर आएगा, तो अलग अलग कलर दिखेंगे, कभी ब्लू कलर आएगा। तो उस कलर के आधार पे फिर हम लोग बता देंगे कि यहाँ जो सॉल्ट चिपका है वह किस मेटल का है, विच मेटल का है। समझे पूरा प्रोसेस को? एक बार देखो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। प्लैटिनम वायर ये मिलता है बाज़ार में, बोलोगे प्लैटिनम वायर दीजिए तो देगा। क्या रहता है इसमें? ऐसे ही कवर किया हुआ रहेगा कांच का, शीशा का, ग्लास वगैरह से प्लैटिनम वायर इसमें लगा हुआ रहता है। क्या करना है? वायर को मोड़ देना है, मोड़ करके उसका लूप बना लेना है और उसमें बोरेक्स के छोटे से टुकड़ा को अटका देना है। अटकाने के बाद ये फ्लेम में ले जा करके इसको गर्म करना है। जब बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो देखोगे एकदम पानी का एक बूंद के जैसा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, सुंदर सा। फिर वही गर्म जो हॉट प्लैटिनम वायर है जिसमें चिपका हुआ है चीज़, उसको जा करके उस सॉल्ट में थोड़ा टच करवा दो, जो सॉल्ट रखा हुआ है जिसमें टेस्ट करना है कि कौन सा मेटल आयन है, तो उसका कुछ कुछ पार्टिकल उसमें जाके चिपक जाएगा। वो करने के बाद अब क्या करेंगे कि उसमें जो बर्नर लगा हुआ था उसके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, मतलब आउटर एरिया में पहले उसको गर्म करेंगे। थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको एकदम अंदर ले जा करके हीट करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में। जैसे ही रिड्यूसिंग फ्लेम में ले करके जाओगे तो चूँकि शुरू में यदि यह फ्लेम येलो कलर का है तो बाद में इसका कलर चेंज कर जाएगा। देखोगे कभी ब्लू कलर का फ्लेम आएगा, कभी ग्रीन कलर का फ्लेम आएगा, कभी ब्राउन कलर का फ्लेम आएगा। और इस फ्लेम का कलर के आधार पे आप बता दोगे कि कौन सा मेटल आयन है। अब इसमें अलग अलग जोन में अलग अलग रिएक्शन होता है। बोल रहा है कि यदि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रिएक्शन ऐसे होता है B2O3, और यदि कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट, ये बन जाएगा CuBO2 का होल 2 प्लस SO3, कॉपर मेटाबोरेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेकर के जाओगे तो रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब वहाँ एयर जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में जैसे ही लेकर के जाते हो अंदर, कार्बन वहाँ होगा तो 2CuBO2 का होल 2, मतलब ये जो सोडियम मेटाबोरेट बन रहा था वह कार्बन के साथ रिड्यूस हो जाएगा और क्यूप्रिक यहाँ से बनेगा CuBO2, यानी क्यूप्रिक शुरू में था, कॉपर यहाँ +2 में था, अब यहाँ कॉपर +1 में आ जाएगा और इसका कलर अब बॉटल ग्रीन हो जाएगा। बोतल जो होता है ग्रीन कलर का वैसा ही दिखाई देने लगेगा। अगेन इसको हीट करोगे तो फिर बचा हुआ पार्ट भी वहाँ से हट जाएगा। 2Cu अलग, B2O3 अलग, CO अलग, और यह कॉपर का जो ओरिजिनल कलर है इसका रेडिश ब्राउन टाइप का, वही रेडिश ब्राउन कलर का यह दिखेगा। समझे प्रोसीजर कि यदि जो सॉल्ट हमने लिया था उस बीड में, यदि वह सॉल्ट कॉपर का है तो जैसे ही इसको सॉल्ट लेने के बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करोगे तो ऊपर वाला रिएक्शन होगा, और कॉपर सल्फेट यदि है तो बदल जाएगा यहाँ से क्यूप्रिक मेटाबोरेट में Cu+2+, जो कि एकदम ग्रीन कलर का फ्लेम देगा। फिर से जब इसको अंदर ले जा करके रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे तो ऐसे रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब यहाँ कार्बन का अमाउंट रहेगा, तो कार्बन इसको रिड्यूस करेगा, +2 से +1 में ले जाएगा। कलर जो है सो नॉर्मल ग्रीन से बॉटल ग्रीन हो जाएगा। अगेन हीट करते ही रहोगे तो बाकी बचा हुआ जो कार्बन है वो और भी इसको रिड्यूस कर देगा, +1 से
+1 से 0 ले आएगा। यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +1 है, यहाँ कॉपर है। तो रिड्यूसिंग फ्लेम कहने का मतलब कि इसका नाम इसीलिए रिड्यूसिंग फ्लेम कि रिड्यूस करता है, कार्बन इसमें होता है ना, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूस कर देगा इसको। 2+ को पहले 1+ में लाएगा, फिर इससे 0 में लाएगा। और जैसे ही कॉपर यहाँ अपना एलिमेंटल फॉर्म में आएगा तो इसका जो नेचुरल रेडिश ब्राउन कलर होता है उस टाइप का जो है दिखेगा। तो इस तरह से कलर के आधार पे पता चल गया। कॉपर लिए थे हम लोग यहाँ तो ऐसे रेड और ग्रीन टाइप का कलर आया। यदि इसके जगह कोई दूसरा मेटल कैटायन होता तो अलग कलर आता। तो कुछ एग्जाम्पल इसमें है कि जैसे मान लो आप निकेल लेते हो तो इससे ब्राउन कलर मिलेगा। उसी प्रकार से यदि कोबाल्ट लेते हो, ब्लू होता है, कोबाल्ट में भी CO2+, और यदि क्रोमियम लेते हो Cr++, तो ग्रीन फ्लेम आएगा। देख रहे हो अलग अलग मेटल के टायर पे अलग अलग कलर आ रहा है बीड का, और उस कलर के आधार पे हम लोग बता देंगे कि वह कौन सा मेटल कैटायन है। तो ये बोरेक्स बीट टेस्ट अलग से भी एग्जाम में पूछता है, बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है, या फिर ऐसे करके रिएक्शन कि बोरेक्स बीट टेस्ट के दरमियान कौन कौन सा रिएक्शन है उसको बतलाओ, या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर अलग अलग क्यों आता है। तो सिंपल सी बात बोलेंगे कि रिड्यूसिंग फ्लेम में जो कार्बन है वो उसको रिड्यूस करता है, मेटल को एक ऑक्सीडेशन स्टेट से उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेकर के जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी कलर डिपेंड करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा तो कलर चेंज करेगा। तो इस तरह से इस बोरेक्स बीट टेस्ट को हमने डिटेल में स्टडी करा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है यह जो टॉपिक है बोरेक्स जिसको पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर या यूजेज वगैरह जो भी है उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।